नमस्कार, जय हिंद। आइए साइंस के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जीवों में जनन। आपने देखा होगा कि एग्जाम में पूछता है कि भैया स्पाइरोगाइरा में जनन कैसे होता है, ईस्ट में कैसे होगा, ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कैसे होगा, हाइड्रा में कैसे होगा, अमीबा में कैसे होगा, प्लनेरिया में कैसे होगा, है ना। ऐसे पूछता है। या फिर मानव जनन तंत्र के भी पॉइंट्स पूछता है। और आप देख पा रहे होंगे कि आज कुछ नया आपको मिलने वाला है। बीच बीच में मैंने इमेज का प्रयोग किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आ जाइए फटाफट अंदाज में। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़ जाइए। कम से कम पीडीएफ रहेगा आपके पास तो रिवीजन करने के लिए इधर उधर मुंह ताकना नहीं पड़ेगा किसी का, है ना। कि कोई वीडियो बनाएगा तो मुंह ताकेंगे, नहीं। आप अपना निकालिए पीडीएफ और पढ़िए। ये पीडीएफ आजीवन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, केवल और केवल 99 रुपया में। सारे बिहार दरोगा के जितने प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं क्लास करा रहा हूँ, लगभग 150 पीडीएफ आपको दे रहा हूँ मात्र 99 में। तो ले करके अभी सारे एग्जाम की तैयारी में आपको ये हेल्प हो जाएगा। तो आ जाइए, फिलहाल हम अमीबा के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद आगे वाला देखेंगे। आइए देखिए, कह रहा है अमीबा में जनन कैसे होता है। आपको पता है कि अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है और इसमें अलैंगिक जनन होता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है किसी भी तरह का, ये है। और ये कहीं से भी टूट जाएगा, बीच से टूट के दो भागों में बढ़ जाएगा। ये द्विखंडन होता है, यानी बाइनरी फिशन होता है इसमें, ठीक है। अब हम इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आपको अदरक जैसा ऊपर वाला दिख रहा है, यही है अमीबा। ये वाला है ना, नीचे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ये है अमीबा। अब देखिए अमीबा, तो ये वाला, इस पर नजर अगर दौड़ाइए तो एक अमीबा है। ये बीच से यहीं से टूटेगा, यहीं से टूट के ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक इधर रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा। तो अमीबा में आप देख रहे हैं कि दो भागों में बढ़ रहा है, यानी कि द्विखंडन हो रहा है। दो मतलब द्वि, है ना, द्विखंडन हो रहा है। और द्विखंडन को अंग्रेजी में आप कह देते हैं बाइनरी फिजन। तो ध्यान रखना है, बाइनरी फिजन बिल्कुल राइट आंसर होगा अमीबा की बात कर ले तो। अब हम दूसरे नंबर पर आएंगे। अब आते हैं लिस्मेनिया। लिस्मेनिया में जनन कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि लिस्मेनिया में, तो अभी आपने अगर इमेज देखा होगा तो आप तो लिस्मेनिया पहचानते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ये जो देखिए, ये जो दिख रहा है ना आंख आंख वाला, ये है लिस्मेनिया। ये लिस्मेनिया सिंगल है, ये पूरा लिस्मेनिया ही है, सिंगल है। अब इसमें देखिए आप, एक इधर निकला एक इधर निकला। अब ये धीरे धीरे दो हो रहा है ना। यहाँ आप अलग देख पाएंगे कि यहाँ से ये बिल्कुल दो भागों में बंटना शुरू हो गया। इसकी दो टांगे जैसी रचनाएं आपको दिखने लग रहा होगा। यहाँ तो देखिए ये तो और दो भागों में हो गया ना। तो लिस्मेनिया भी हो रहा है, देख रहे हैं आप कि दो भागों में हो रहा है। लेकिन अमीबा में ऐसे ऐसे, है ना, क्षैतिज। और इसमें हो रहा है, देखिए दो होता है ना, एक लंबवत होता है ना, ये लंबवत हो रहा है। और इसको कहते हैं आप वर्टिकल, वर्टिकल कहते हैं। और जो इसमें हो रहा था ये हॉरिजेंटल हो रहा था, अमीबा में हॉरिजेंटल हो रहा था, ठीक है। बाकी इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्टिकल हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये लंबवत हो रहा है। इसमें लिस्मेनिया में जो हो रहा है विभाजन, द्विखंडन तो हो रहा है लेकिन लंबवत हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अमीबा में, तो अमीबा में कहेंगे कि सर ये तो हॉरिजेंटल था, लेकिन लिस्मेनिया में तो कहेंगे कि सर इसमें तो वर्टिकल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि लंबवत वाला हो। तो क्लियर, एकदम क्लियर समझ लीजिए। हॉरिजेंटल होगा तो बताएंगे कि अमीबा में, और वर्टिकल होगा तो बताएंगे लिस्मेनिया में। दोनों में द्विखंडन ही होगा, द्विखंडन ही होगा, यानी कि बाइनरी फिशन ही दोनों में होगा। लिस्मेनिया में आपसे पूछेगा तो विकल्प ए बताएंगे, लेकिन क्या बताएंगे कि ये बाइनरी फिशन है ना, लेकिन लंबवत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा, अब आइए प्लाज्मोडियम में कैसे जनन होगा। प्लाज्मोडियम पूछ दे या पूछ दे मलेरिया परजीवी, जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम में जो जनन होगा वो होगा मल्टीपल फिशन। जी हाँ, मल्टीपल फिशन यानी बहुखंडन। आप यहां पर देखिए, अब तो इसमें एक ही इमेज बचा है, पहचान ही जाएंगे। ये वाला है, ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे खंडित हो गए हैं, छोटे 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 छोटे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल, बहुखंडन हो जाएगा। ये प्लाज्मोडियम में हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है सर। चलिए, तीनों समझ गए, इजिली तीनों समझ गए, एग्जाम में आता है। अब आइए ईस्ट में जनन कैसे होता है। ईस्ट में, तो ईस्ट में ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में जो जनन होता है, आप ये अंडरलाइन पर मत जाइए। ईस्ट में जो जनन होता है वो होता है बडिंग या मुकुलन। आप यहां पर देख लीजिए,
मैं ईस्ट का भी इमेज लाया हूं, तो ये दो इमेज है ना, इसमें ये अंडा जैसा जो दिख रहा है ये आपका ईस्ट है। अब ईस्ट में क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है, मतलब कि एक पहले एक अंडा था, अब इससे क्या हुआ कि इसमें एक मुकुल बन गया है ना, तो दो बन गया। अब ये मुकुल में मुकुल, मुकुल में मुकुल, तो ये ईस्ट है। और ईस्ट में जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो मुकुलन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा। बट अगर मुकुलन ऑप्शन ना रहे तब आप देखिएगा यहां से टूटेगा, तब यहां से टूटेगा, तो इसको द्विखंडन भी कह देते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। ईस्ट में मुकुलन होता है, प्राइमरी जो आंसर होगा वो मुकुलन होगा, जो बेहतरीन आंसर होगा वो मुकुलन होगा। बट अगर मुकुलन ना ऑप्शन में रहे तब आपको द्विखंडन की ओर जाना है। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या होगा, बडिंग या मुकुलन। क्लियर है, मुकुलन को ही बडिंग कहते हैं। तो ईस्ट भी आपने देख लिया अंडा जैसा है, इमेज याद रखिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आइए, स्पाइरोगाइरा में जनन कैसे होता है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा की बात की जा रही है, तो स्पाइरोगाइरा में जो जनन होगा वह होगा आपका विखंडन। किस तरह, विखंडन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। जी हाँ, फ्रेगमेंटेशन से ईस्ट में होगा, सॉरी स्पाइरोगाइरा में होगा विखंडन। स्पाइरोगाइरा को अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए स्पाइरोगाइरा, इसमें होगा कैसे, तो इसमें होगा विखंडन, द्विखंडन नहीं होगा। द्विखंडन नहीं होगा कि दो भागों में बटेगा ना, इसमें विखंडन हो जाएगा, मतलब अलग अलग खंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, तो ये होता है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। ओके, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। ये है क्या, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा द्विखंडन में देख रहे थे कि अब दो भागों में ही टूट रहा था। ठीक है, दो भागों में ही टूट रहा था। बाकी मुकुलन में आपने देखा कि बीच में से कहीं मुकुल हो गया, बहुखंड में देखा कि बहुत सारे भागों में टूट गया, लंबवत द्विखंडन में देखा कि आपने बीच से फटा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुखंडन है, फ्रेगमेंटेशन है, ये कभी यहां से कभी यहां से कभी ऐसे टूट रहा है। तो ये भी स्पाइरोगाइरा का भी आपको क्लियर हो गया। कहेंगे कि हाँ सर आज तो मजा ही आ गया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। चलिए, प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है। प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, प्लेनेरिया का अगर मैं इमेज दिखाऊंगा तो बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे कि प्लेनेरिया में कैसे जनन होता है। प्लेनेरिया में जो होता है वो रीजनरेशन होता है, यानी कि री मतलब पुनर, तो या बताएंगे पुनर्उद्भवन, है ना, पुनर्उद्भवन। पुनर्उद्भवन ऑप्शन में न रहे तो पुनर्जनन भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए प्लेनेरिया इसमें कौन है, तो आ जाइए, आपको यहां दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है ना। तो पुनर्उद्भवन प्लेनेरिया है कौन, ये पहले आप जान लीजिए। चार इमेज, क्योंकि आप इमेज जब पहचान लेंगे ना तब आप इजिली कर लेंगे। ये वाला जो है, कहां गया, हाँ ये वाला जो है ये आपका है प्लेनेरिया, ये है आपका प्लेनेरिया। आप यहां पर प्लेनेरिया को देखिए, एक प्लेनेरिया है ना, ये यहां पर मुख्य रूप से, इसको मैं फिर से वो करता हूं, ये प्लेनेरिया जो है, ये प्लेनेरिया इससे क्या होगा कि पुनरुद्भवन, मतलब कि ये तीन भागों में बटा, तीन भागों में प्लेनेरिया बटा, और तीनों में अपना ये अलग अलग, तीनों में जीव बना देगा, तीनों का जीव बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये तीनों अलग अलग जीव बन जाएगा। यानी कि ये पुनर्जनन इसका हो जाएगा। पुनरुद्भवन मतलब कि एक से तीन बटा और तीनों अलग अलग जीव बन जाएगा। फिर से समझिएगा, ये एक है ना, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, ये सिंगल है, ये तीन भाग में कटा, और ये भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव, एकदम अलग अलग बन गया। ये पुनरुद्भवन होता है, ध्यान रखिएगा। प्लेनेरिया में जो होता है ये क्या होता है, पुनरुद्भवन, एक से तीन, एक से तीन, एक से तीन, ये ऐसे बन रहा है। तो ध्यान रखना है, तीनों अलग अलग बन रहा है। यहाँ एक है तो एक से एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, ठीक है। फिर एक, इसका एक बना, और फिर इसका तीन बन जाएगा। तो ऐसे करके आप ध्यान दीजिएगा कि ध्यान रखना है आपको, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, पा से प्लेनेरिया और पा से पुनरुद्भवन। बाकी आप देख ही लिए, इमेज से समझ ही गए होंगे। अब इसमें क्या बताना है। हाइड्रा में कैसे होगा, हाइड्रा में भी वैसे ही होगा जैसे ईस्ट में हो रहा था। तो कहेंगे ईस्ट में तो अंडा जैसा फेंक रहा था, दो तीन गो गुच्छा, ईस्ट में भी वैसा फेंकेगा क्या, देख लीजिए ईस्ट क्या है। अब ईस्ट आप पहचानिए, तो ईस्ट है ये वाला, ईस्ट क्या है भैया, तो ईस्ट है ये वाला, ये है ईस्ट। तो ईस्ट में भी देखिए आप कैसे हो रहा है,
ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला, ये देखिए इसमें मुकुलन निकला, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ गया और फिर आगे जाकर के नया ईस्ट बनेगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो इसमें मुकुलन हो रहा है। क्या हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है मुकुलन। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट में क्या होगा? कहेंगे सर ईस्ट में मुकुलन होगा। मुकुलन को बडिंग कहते हैं। तो सर ईस्ट में हो जाएगा बडिंग, यानी कि सातवां का जो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया। आइए आगे, इनमें से किसमें कायिक प्रवर्धन नहीं? कायिक प्रवर्धन का मतलब आप जानते हैं कि कलम लगाना है ना, कलम लगाना। जैसे गुलाब का डंठल काट के लगा दिए तो गुलाब हो जाएगा, अंगूर लगा दीजिए तो अंगूर हो जाएगा, केला लगा दीजिए तो केला हो जाएगा। लेकिन गेहूं लगा दीजिए काट के, तो जिसका काटिएगा वह गरियाएगा और घर वाला भी गरियाएगा। तो गेहूं जो काट के नहीं आप लगा सकते हैं, तो यही कायिक प्रवर्धन गेहूं का नहीं होता है। आइए, ब्रायोफिल्म की पत्तियों में जनन कैसे होता है? ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं उसमें जनन कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, उसमें पत्तियों में जो है वो कली लग जाता है। यहाँ इमेज अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये है ब्रायोफिल्म की पत्तियां, है ना। इसमें भी आप मुकुलन के तरह देख रहे होंगे, लेकिन मुकुलन नहीं होगा। ये पत्तियों में कलियां अलग अलग लग जाती हैं। इनको आप मिट्टी में लगाएंगे तो ये पेड़ बन जाएगा। तो ब्रायोफिल्म में पत्तियों से जनन हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। ब्रायोफिल्म में किससे? पत्तियों से जनन हो जाता है पेड़ में अगर लगाएंगे कि, तो पत्ती की कली के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा पत्ती की कली का द्वारा। आइए, राइजोपस, बात करते हैं राइजोपस की कि राइजोपस में जनन कैसे होता है। तो राइजोपस में जो जनन होता है वो कैसे होगा? तो वह स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण के द्वारा। राइजोपस का भी आप इमेज देख लीजिए, यहीं पर मिलेगा। तो ये पोर से होगा। राइजोपस में कैसे होगा? बीजाणु सभासंघ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो बीजाणु सभासंघ से राइजोपस में जनन होता है। तो बीज, आपको छोटे छोटे बीज के अणु दिख रहे होंगे, तो बीज अणु मतलब बीजाणु। तो ध्यान रखिएगा, राइजोपस में बताएंगे कि सर ये तो बीजाणु समासंघ से हो रहा था या बीजाणु निर्माण होकर के हो रहा था। 10 के 10 ये हो गए। अब चलिए आगे, अब नया तांडव शुरू होगा। आइए, कायिक प्रवर्धन क्या है? अभी हमने बताया कि कलम लगा देते हैं ना, जैसे गुलाब का। तो यानी कि शरीर के भागों से जनन, जैसे गन्ना काट के अलग लगा दिए, तो यही होता है कायिक प्रवर्धन। तो बिल्कुल इजीली आप याद कर लेंगे। यौन जनन में जैसे सेक्सुअल, जैसे पुरुष और स्त्री यौन जनन करते हैं ना, तो ये कायिक नहीं होता है। ये यौन जनन करके और तब उत्पन्न करते हैं संतान। तो ध्यान रखिएगा। आइए, अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन का मतलब कि दो लिंग की आवश्यकता नहीं। जैसे पुरुष और स्त्री है तो ये दो लिंग अलग अलग हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों जब मिलते हैं तब संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये लैंगिक हो गया, फीमेल और मेल, है ना। लेकिन अमीबा जो होगा, अमीबा में एक ही लिंग रहेगा। आपने देखा था कि अमीबा कैसे दो भागों में बट के 2 अमीबा बन गया था। कोई पुरुष और स्त्री उसमें आया था, कुछ कर रहा था? नहीं ना, लेकिन अलग हो गया। लेकिन मानव तो जानते ही हैं, शादी होता है, ब्याह होता है, बढ़िया से सब रस्म होता है, उसके बाद जो है लैंगिक क्रिया करते हैं, उसके बाद जनन होता है। पक्षी में भी शादी ब्याह तो नहीं होता है, लेकिन पक्षी में भी आपने देखा होगा कि लैंगिक जनन करते हैं, मेढक में भी करते हैं। अलैंगिक जो होगा वो अमीबा में होगा, तो जानते हैं आप। चलिए, द्विखंडन और बहुखंडन में मूल अंतर क्या है? आप देखिए, यहां पर आपने देखा था कि द्विखंडन और बहुखंडन कहां गए? आ जाइए, यहां पर आप आ जाइए। द्विखंडन में 2 भागों में बट रहा है और बहुखंडन में बहुत सारे भागों में बट रहा है। तो यही तो कह रहा है कि इनमें अंतर क्या है। तो अंतर बता देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आ जाइए, अंतर क्या हो रहा है? बनने वाले जो संतानों की संख्या है उसमें। द्विखंडन में 2 ही संतान बन रहा था और बहुखंडन में बहुत सारे संतान बन रहे थे, तो संतानों की संख्या में अंतर हो जाएगा। लिस्मेनिया में जो द्विखंडन हो रहा था वह किस प्रकार का हो रहा था? लिस्मेनिया में, तो याद रखिएगा, लिस्मेनिया में लंबवत हो रहा था। आपको मैं बता दिया ना, लिस्मेनिया में कैसे हो रहा था? लंबवत, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। जी हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य। ध्यान रखना है, आपको दिखाया था ना लिस्मेनिया, जो मटर जैसा था, 2 भागों में फट रहा था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। इमेज दिखाने से आपको यही फायदा हो गया। ये लॉन्गिट्यूड, या कहीं इसको वर्टिकल दे दे तो वर्टिकल ही समझिएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, लंबवत, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, तो ये सब एक ही है। चलिए, समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छा। जटिल जटिल क्वेश्चन को आप इजी कर लेंगे, आप पढ़ा देंगे दूसरे को, इतना बेहतरीन आपको करा दूंगा। आइए, ध्यान दीजिए, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता का कारण क्या है? प्लेनेरिया जो है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता का कारण क्या है? तो इसमें
तना कोशिकाएं। प्लेनेरिया में जो दिखाया था, जो 1 से 3 बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे लंबा लंबा था, 1 से 3 बढ़ रहा था, वही प्लेनेरिया था। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन होता है। तो इसमें जो है तना, स्टेम कोशिका, जो तना था वही कट कट के अलग अलग बढ़ रहा था ना। आपको मैं फिर से दिखा दूं इमेज, क्या देखिए, प्लेनेरिया ये वाला है, प्लेनेरिया ये है, प्लेनेरिया ये वाला, ये। तो इसमें जो तना है, तना यही देखिए 3-3 भागों में बट रहा है, तना है, ये कट कट के 3 भागों में बट रहा है। तो स्टेम कोशिकाएं होंगी, यानी कि स्टेम सेल, तना कोशिकाएं, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा आपने देखा था, हाइड्रा, अरे वो हरा वाला जिसमें नीचे से ऐसे सूंड निकल रहा था, देखा था ना। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार का जनन है? तो कहीं इसमें यौन जनन है, सेक्सुअल है, मानव जैसा कुछ है ऐसा कि एक हाइड्रा महिला है दूसरा पुरुष है, दोनों मिल करके, ऐसा तो नहीं किया। ये अलैंगिक है, अकेले ही टूट गया, वो निकलेगा, बड़ा होगा, टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन। ध्यान रखिएगा, लैंगिक का मतलब कि 2 लिंग मिले आपस में, अलैंगिक का मतलब कि मिलना जरूरी नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। आइए अगला, राइजोबस नहीं है, राइजोपस में बनने वाले बीजाणु किस संरचना में पाए जाते हैं? तो राइजोपस में जो बनते हैं, राइजोपस में मैं बताया था कि राइजोपस में आपको बीजाणु सभासंघ बताया था ना, बीजाणु सभासंघ। तो उसमें स्पोरेंजियम, जी हाँ, नाम ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन, स्पोरेंजियम संरचना होती है, स्पोरेंजियम संरचना होती है राइजोपस में, ध्यान रखिएगा, स्पोरेंजियम संरचना होगा। आइए चलिए 18वां, निम्न में से किस जीव में लैंगिक और अलैंगिक दोनों, मतलब कि अपने से भी टूट सकता है वो, और लैंगिक, 2 मिलके भी वो काम कर सकता है। तो लैंगिक भी होगा और अलैंगिक भी होगा, और वो होगा गोल अंडा जैसा जो दिखाया था, ईस्ट में होगा, ध्यान रखिएगा, ईस्ट। चलिए अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है? अलैंगिक जनन का जो लाभ है में मुख्य लाभ वो होता है कि तीव्र जनन, जल्दी से बढ़ जाता है अलैंगिक में। जैसे आपने हाइड्रा में देखा या प्लेनेरिया में देखा, ये 1 से 2 बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तो वो धीरे धीरे, जैसे आदमी का बच्चा देखिए 9 महीना पहले पेट में रहेगा, फिर निकलेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। और जिसमें अलैंगिक होता है, अलैंगिक जैसे पेड़ से पत्ती निकला और कुछ दिन में वो बड़ा हो जाता है तुरंत, है ना, वो 9 महीना नहीं रखता है वो। तो अलैंगिक में तीव्र जनन होता है, तुरंत निकलेगा। आलू रखिए, आलू को देखिए कैसे उसका निकलना शुरू हो जाता है, वो तीव्र जनन होने लगता है ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए, लेकिन अलैंगिक जनन का दोष क्या होता है? अलैंगिक जनन में दोष है कि आनुवांशिक विविधता नहीं होगा, जैसा पहला पेड़ रहेगा एकदम उसी का क्लोन बन जाएगा दूसरा पेड़, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन लैंगिक में क्या होगा कि पुरुष है और महिला है, तो पुरुष के लक्षण, महिला के लक्षण, मतलब विविधताएं आ जाएंगी, ठीक है। तो अलैंगिक में क्या होगा कि आनुवांशिक विविधता का अभाव रहता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत गहराई से इन सब प्रश्न को ऐसे आप नहीं कर पाते। अगर आप नहीं यहाँ इमेज से पढ़े होते तो ये सब प्रश्न बहुत पहाड़ लगता, हिमालय कहते कि ये सब हिमालय है हमारे लिए, लेकिन अब आपके लिए ये सब क्या लग रहा होगा? ये सब लग रहा होगा मैदान, घास वाला, इजिली कर लेंगे आप। आइए, आवृत बीजी, आवृत बीजी मतलब कि बीज के ऊपर कोई आवरण हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आवृत बीजी में जननांग कहाँ अवस्थित होता है? तो आवृत बीजी जो होता है उसमें फूल में होता है, फ्लावर में, ध्यान रखिएगा, पूछता है आवृत बीजी में, तो फूल में जननांग होता है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए, पुष्प के, ए भाई क्या दिखा रहे हो बच्चों को, पुष्प के जनन भाग कौन से होते हैं? तो पुष्प के पुरुष का पुंकेसर और स्त्री में स्त्री केसर, यही तो दोनों होता है, ठीक ना, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। कहीं कहीं एंड्रोसियम और गाइनोसियम मिल जाएगा आपको। निम्न में से कौन सी एक लिंगी पौधा है? एक लिंगी पौधा इनमें से, तो देखिए पपीता जो है ना वो एक लिंगी पौधा है, पपीता आपका एक लिंगी पौधा का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि भैया इनमें से कौन एक लिंगी है, तो बताएंगे पपीता या तरबूज, तरबूज भी एक लिंगी पौधा है, पपीता या तरबूज एक लिंगी पौधा। जैसे या तो स्त्री केसर रहेगा या तो पुंकेसर रहेगा, ठीक ना, एक ही रहेगा। तो पपीता हो गया और तरबूज भी हो गया, ये होगा एक लिंगी। गुड़हल और सरसों जो है यह दोनों लिंग होता है, ये तो इसको उभय लिंगी कहते हैं,
इसमें दोनों, गुड़हल और सरसों में दोनों होगा, पुरुष वाला भी होगा महिला वाला भी होगा, मतलब अपने में वो काम कर लेगा। एक ही फूल में दो, पुरुष भी और महिला भी, ठीक ना, तो वो अपने में ही वो काम कर लेगा और वो हो जाएगा गुड़हल और सरसों। हालांकि आज का जो ये सेशन करा रहे हैं इसके और कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, ये एनसीईआरटी में इतना ही था, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो लाऊंगा, मतलब लाएंगे एक वीडियो जिसमें आपको पाचन, रक्त और ये सब कुछ मिक्स रहेगा, वो देखिएगा जरूर, लगभग 100-150 क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो इसमें पपीता हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी, तो अभी बताया कि उभयलिंगी गुड़हल भी है और सरसों भी है, तो बताएंगे हाँ सर ये तो बता ही दिए, तो गुड़हल हो जाएगा, है ना, यहाँ गुड़हल हो जाएगा। कैसे हो रहे हैं, गुड़हल हो जाएगा। आइए, पुष्प नर जननांग, तो पुष्प नर वाला है तो पुंकेसर, ठीक ना, नर वाला है, नर का मतलब कि पुरुष है ना, तो पुंकेसर हो जाएगा। स्त्री वाला जो रहेगा तो स्त्री केसर हो जाएगा। स्त्री केसर पुष्प के किस भाग में होता है, स्त्री केसर पुष्प के बीचे बीच रहेगा। स्त्री केसर कहाँ रहेगा, पुष्प के बीचे बीच रहेगा, केंद्र में रहेगा। आइए, एक ही, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस पर आधारित प्रश्न अब बनेगा 3-4 जो एग्जाम में पूछा है बिहार दरोगा पहले पूर्व में। एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, मतलब फूल एक ही है, ठीक है, और इसी के वर्तिकाग्र पर इसी से उड़ करके आ गया परागकण, तो वह क्या कहलाएगा, तो भैया इसने किसी से मदद नहीं लिया, यह स्वतः कर लिया, तो सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे, यानी कि स्वपरागण कहेंगे। ये तो कोई भी बता देगा, एक ही फूल पर है तो स्वपरागण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक, जैसे एक पेड़ में एक फूल है और ये दूसरा फूल है, तो भाई इसमें से इसमें आने के लिए क्या होगा, अपने तो आ नहीं जाएगा, या तो जब हवा चलेगा तो इसका उड़ेगा। अच्छा, आपने फूल को लिया होगा तो देखा होगा छोटे छोटे पीला 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 हल्दी जैसा रहता है, वही होता है परागकण। तो हवा चल गया तो उड़ करके इस पुष्प पर से इस पर आ गया, या बारिश हुआ, पानी पड़ा तो पानी पड़ा तो इस पर टपका और टपक के इस फूल पर आ गया, ठीक है। या इस पर तितली बैठा और फिर तितली के पैर में लग गया परागकण और तितली आ गया इस पर, ठीक है। या आप गए फूल तोड़ने तो इधर वाला फूल तोड़े तो पूरा पेड़ हिला और हिला तब इसका परागकण गिर के नीचे वाले पर आ गया। ये 4 कंडीशन में बता दिया, ठीक है। तो जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है किसी माध्यम से, ठीक ना, किसी माध्यम से, तो वह कहलाता है पर परागन। पर परागन में 2-3 चीजें और बताना है आपको। तो जब किसी माध्यम से गया, जैसे वायु से गया, जल से गया, तितली से गया, या आदमी के द्वारा फूल तोड़ने के क्रम में गया, तो वो क्या कहलाएगा, पर परागन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, वह स्वपरागन नहीं होगा, ठीक ना। और यही सवाल बिहार दरोगा में पूछा था, बहुत पहले पूछा था, मतलब 2000 लगता है हमको कि 19 के पहले पूछा था, ये वाला 29वां प्रश्न, कि वायु द्वारा होने वाले परागन को, मैंने बताया ना कि जैसे एक फूल है तो इसमें एक फूल लगा होगा, इसमें अब हवा चला तो इसका इस पर आ गया, तो ये तो वायु से हुआ परागन। तो वायु से होने वाले परागन को क्या कहा जाता है, और उसमें ऑप्शन में वायु परागन भी था, लेकिन ध्यान रखिएगा वायु परागन तभी सही होगा जब ऑप्शन में पर परागन नहीं दिया रहे, ठीक ना। पर परागन अगर दिया रहेगा तो बेहतरीन आंसर जो होगा वो पर परागन होगा, ठीक है। वायु परागन दूसरे नंबर का आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा पर परागन होगा। अगर पर परागन, जैसा कि इस ऑप्शन में पर परागन नहीं है, तो वायु से होने वाले को वायु परागन कह देंगे, जैसे बारिश होकर टपक रहा था तो जल परागन कह देंगे, कीट से तितली से हो रहा था तो कीट परागन कह देंगे। लेकिन अगर जल वाले में ये ऑप्शन न रहे, ये ऑप्शन न रहे, ये ऑप्शन न रहे, तो बताएंगे पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पढ़ा आप हर जगह लीजिएगा, पैसा आप हर जगह दे दीजिएगा, ठीक ना, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा आप भी आफ्टर एग्जाम, अगर आप बाद में हमसे जुड़े हैं तो थोड़ा सा अफसोस आपको रहेगा, लेकिन अगर आप पहले से हमसे जुड़े हैं तो आपको अफसोस नहीं रहेगा। आप रिजल्ट हमको सेंड करिएगा कि भैया हमारा भी हो गया, भैया हमारा भी हो गया, ठीक ना। आइए, जल वाला, तो जल वाला क्या हो जाएगा,
अब देखिए जल वाला कहीं ऑप्शन में जल नहीं है तो पर परागन हम लगा के निकलेंगे। आइए, नर जनन कोशिकाओं का निर्माण, अब आते हैं अपने में, पुरुष में, है ना। पुरुष में जो जनन कोशिकाएं बनता है वो कहाँ बनता है, तो वह बनता है टेस्टिस में। कहाँ बनता है, टेस्टिस में, यानी कि वृषण में बनता है। ठीक है, नर जनन कोशिकाएं। नर जनन कोशिकाएं होती क्या है, पता है आपको नर जनन कोशिकाएं, तो कहेंगे हाँ सर, नर जनन कोशिकाएं तो शुक्राणु है ना। तो शुक्राणु बनता है कहाँ आपका भैया, तो वो कहेंगे कि वो तो बनता है सर वृषण में, जानते हैं। आइए, पुरुष में यौनावस्था के लक्षण, मतलब जवान जब होते हैं तो, अच्छा पुरुष में जब जवान होते हैं तो ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें, ऐसे एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ समझाया गया है कि पहले तो आपकी दाढ़ी मूछे जो हैं ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो आवाज है वो आवाज फटना शुरू हो जाता है ना, आप देखेंगे कि आवाज थोड़ा थोड़ा फटना शुरू होगा। ठीक है, फिर गुप्तांग में देखिएगा कि दो तीन परिवर्तन गुप्तांग में भी आएगा मेल वाले में, जैसे सीसन में तनाव, रात्रि में अक्सर ये तनाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब पुरुष में यौन अवस्था का लक्षण है। महिलाओं में भी लक्षण है, जैसे उनमें मासिक धर्म का आना, है ना, फिर स्तनों का विकास होना, स्तनों का जो अग्रभाग है उसका रंग परिवर्तित होना, ये सारा जो है ये महिलाओं का मतलब इसमें यौवनावस्था का लक्षण है। तो लक्षण याद रखिएगा। इसमें ध्यान देना है कि पुरुष में यौवनावस्था का जो लक्षण है, पुरुष की मैं बात करूं तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कहता है मेल सेक्स हार्मोन, मैं पिछले वीडियो में कराया था, तो टेस्टोस्टेरोन। वहीं अगर फीमेल में पूछ दे तो फीमेल में जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल में, यहां मेल की बात की गई है तो मेल में बताएंगे टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में जो होता है वो होता है क्या, मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण मादा में जब होगा तो वह होगा कहाँ, मादा में, तो बताएंगे कि मादा में अंडाशय में, ओवरी में होगा, मादा में ओवरी में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछता है कि जब फीमेल पहली बार जो पीरियड होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पहली बार जब महिलाएं पीरियड होती हैं फर्स्ट टाइम, उसको कहा जाता है मोनार्की। क्या कहा जाता है, मोनार्की। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। जब एक बार पूछा था कि भैया ये इडली कैसे बनाते हैं, है ना, तो हो सकता है कुछ भी पूछ दे। बिहार दरोगा कभी कभी एक आध प्रश्न ऊट पटांग दे देता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। चलिए, भ्रूण को माता के रक्त से पोषण किस संचारण द्वारा मिलता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पेट से नाभि से जुड़ा हुआ रहता है एक नाल, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, है ना। वो नाल मत समझ लीजिएगा, नाल बोले तो नाल मत समझ लीजिएगा, प्लेसेंटा। नाल तो आपको ऐसे दे दिया गया है कि गलत करें, और यह भी प्रश्न पूछा गया है, ये वाला 34वां भी, तो ध्यान रखिएगा, दरोगा में ही प्लेसेंटा होगा राइट आंसर। आइए, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा जनन, मादा मतलब महिला, महिला का भाग क्या नहीं रहेगा, महिला का अंडा, अंडा तो बनता है उसमें, गर्भाशय भी महिला में होता है, और अंडा को ढोने वाला जो डक्ट होता है अंडवाहिनी भी होता है, शुक्राशय नहीं होता है, जो शुक्राणु जहां रहता है वो चीज नहीं होता है महिलाओं में, शुक्राणु तो पुरुष में होगा। आइए, पराग कोष किस जननांग का भाग होता है, पराग कोष, तो पराग कोष जो होता है वह होता है आपके पुंकेसर का भाग, किसका, पुंकेसर का भाग। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, पुंकेसर पुरुष में होता है, स्त्री केसर महिला मतलब मादा में होता है, ध्यान रखिएगा। नर और मादा, पुरुष महिला नहीं बोलना चाहिए था, नर मादा बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, अच्छा, अगर इस वीडियो में कुछ अश्लीलता आपको नजर आई होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। आप पढ़ने के लिए उसको अश्लील मत कहिए, वो जागरूक होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि ऐसे होता है आपके अंदर, लेकिन आप तो कहेंगे अरे अश्लील, ये अश्लील नहीं है, ये आपको जागरूक करने के लिए बताया गया है। जब आप क्लास करेंगे 9th 10th तो आप इन चीजों को सीखेंगे, तो उसको अश्लील थोड़ी ना कह देंगे, है कि नहीं। चलिए, निम्न में से किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो आपको मैं बता तो दिया था, जो अंडा जैसा था ईस्ट, अंडा वाला, एक अंडा से दो अंडा, दो अंडा से बहुत सारा अंडा, तो हुआ था ना ईस्ट में, ध्यान रखिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए, निम्न में कौन मानव नर जनन का मतलब कि पुरुष, है ना, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, सीसन यानी कि पेनिस, तो पेनिस तो पुरुष में होता ही है, यही तो मुख्य भाग है जिसके थ्रू आप संतान उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, वृषण टेस्टिस, यही तो बनता है शुक्राणु, यही बनता है शुक्राणु। अब गर्भाशय या अंडाशय, अब ये दो ऑप्शन आ गया, गर्भाशय और अंडाशय, ध्यान रखना है यहाँ।
तो आप कहेंगे कि सर ये तो लगता है दोनों गलत है। तो बिल्कुल दोनों गलत है। ये दोनों जो है ये पुरुष का भाग है, ठीक है। और ए महिला अंडाशय मैंने बताया था, देखिए प्रश्न पहले कराया था, अंडाशय और गर्भाशय जो है ये दोनों स्त्री का भाग है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भैया निम्न में से कौन मानव नर जनन तंत्र का भाग है? तो मानव जनन तंत्र का भाग है वृषण और शीशन, ये दोनों। हालांकि ऑप्शन एक ही देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जो वृषण और शीशन है उसका ऑप्शन बदल लीजिए आप, और ऑप्शन हो जाएगा सी तथा डी। ठीक, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा राइट आंसर आपका सी और डी। 38 सवाल, आधा घंटा और धमाकेदार तरीके से आपको समझाया गया है। अब एक प्यारा सा बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, कैसा लगा आज का क्लास। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज तक आपने इस टॉपिक को इतने बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़ा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। हो सकता है पढ़ा भी होगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसे पढ़ा होगा और इतनी आसानी से आप चीजों को समझे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और हाँ, अब की बार डबल स्टार लेना है, लेना है, लेना है, ठीक है। आप अपना नाम साथ साथ हमारा नाम भी रोशन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।